मैराथन वाली क्लास में जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हमने अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग, मटेरियल और बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट किए थे। आज वाली क्लास में हम एम्प्लॉय कॉस्टिंग, ओवरहेड और कोशिश करेंगे कि आज वाली क्लास में ये हमारा बजटिंग वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो हमें स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर है हमारा एम्प्लॉय कॉस्टिंग। एम्प्लॉय कॉस्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज को वेजेस वगैरह मिल रही है, उनको बोनस वगैरह मिल रहा है, वहां यहाँ पर वो सारी कैलकुलेशन की जाती है। क्यों, उनकी वेजेस कितनी रहने वाली है, उनको बोनस कितना मिलने वाला है। बोनस के लिए भी अलग अलग तरह के सिस्टम यूज किए जाते हैं, वेजेस के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम यूज किए जाते हैं। उन सबकी कैलकुलेशन, उन सबकी स्टडी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर एम्प्लॉय को पेमेंट करना है तो एक पेमेंट का करने का तरीका होता है स्ट्रेट पीस रेट। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मान लो हमने एक यूनिट बनाने की प्राइस फिक्स कर रखी है 10 रुपीज, एम्प्लॉय ने 300 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया है, तो हम वर्कर को पेमेंट करेंगे 10 रुपीज इंटू 300, 3000 रुपीज। एक तो ये हो गया। जैसे क्लास में मान लो मेरे को अगर तुम एक इंस्टीट्यूट रन करते हो और मैं तुम्हारी क्लास में वहां पर पढ़ाने आता हूँ, तो मेरे को स्ट्रेट पीस ऑफर दोगे। तुम बोलोगे एक स्टूडेंट के 100 रुपए, एक स्टूडेंट को पढ़ाने के 100 रुपए। मान लो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट 100 रुपए, तो तुम मेरे को 10,000 रुपए का पेमेंट करोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है डिफरेंशियल पीस मेथड। ये जो तरीका लगता है ये एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी पर काम करता है। इस वाले तरीके को डिफरेंशियल पीस मेथड में हम एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को कंसीडर करके, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को कंसीडर करके उसके वर्क को कंपेयर करके हम उसको पेमेंट करते हैं। अब यहां पर 3 मेथड चलते हैं डिफरेंशियल मेथड के। एक तो चलता है टेलर का मेथड, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एक चलता है मैरिक्स मेथड और एक चलता है गेंट मेथड। 3 मेथड चलते हैं। सबसे पहला जो टेलर का मेथड है वो ये बोलता है कि अगर आउटपुट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम है, मान लो तुमने मेरे को ये बोल रखा है कि मेरे को एक दिन काम करके और 20 यूनिट्स बनानी है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। मैं बना रहा हूं 10 यूनिट, मैं बना रहा हूं 15 यूनिट, मैं बना रहा हूं 19 यूनिट, इवन मैं 19 यूनिट्स भी बना रहा हूं, तो मैं स्टैंडर्ड से कम पर काम कर रहा हूं। तो जितनी भी पीस रेट होगी ना, तुम मेरे को उसका 80% ही पे करोगे। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा हूं तो पीस रेट का 80% पे किया जाएगा, और अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या उससे ज्यादा काम कर रहा हूं तो मेरे को पीस रेट का 120% पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, मान लो पीस रेट है 10 रुपए और मैं काम कर रहा हूं बिलो द स्टैंडर्ड, तो तुम मेरे को 8 रुपीज पर पीस पे करोगे। मान लो पीस रेट है 10 रुपीज, मैं काम कर रहा हूं अबव द स्टैंडर्ड, तो तुम मेरे को पर पीस 12 रुपीज पे करोगे। जैसे कि यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में है इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में यहां पर दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, अमर, अकबर, एंथोनी, 3 वर्कर्स हैं। ठीक है, और तीनों ने आउटपुट दिया है। ठीक है, 40 आवर्स काम किया है और 40 आवर्स काम करके आउटपुट दिया है। तो ये वाला उनका एक्चुअल आउटपुट है, जबकि उनको स्टैंडर्ड टास्क दिया गया था 100 यूनिट्स बनाने का। हाई टास्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड टास्क, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो देखो तीनों वर्कर्स का स्टैंडर्ड आउटपुट तो हो गया 100 और तीनों वर्कर्स का एक्चुअल आउटपुट ये हो गया। पहले वाले वर्कर ने, अमर ने, स्टैंडर्ड से कम किया है तो बिलो स्टैंडर्ड उसकी रैंक हो गई। बाकी दोनों वर्कर्स ने स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन किया है तो उनकी रैंक हो गई अबव द स्टैंडर्ड। अच्छा, एक पीस का 6 रुपीज पे किया जाता है। नॉर्मल पीस रेट है 6 रुपीज। तो अगर अमर ने 96 यूनिट्स बनाई है तो उसको एक पीस का 6 रुपीज का पेमेंट मिलना चाहिए। अमर ने अगर 96 यूनिट्स बनाई है तो उसको एक पीस का 6 रुपीज के हिसाब से 96 इंटू 6 पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन टेलर का मेथड ये बोल रहा है कि उसने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है ना, तो उसको उसका 80% ही मिलेगा, यानी उसको टोटल मिलेगा 460.8। उसका जो टोटल उसको मिलेगा वो 460.8 मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट अकबर ने अबव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया है। उसने कितनी यूनिट्स बनाई है? 111।
तो 111 यूनिट 6 रुपीज पर यूनिट, तो उसको मिलना ये चाहिए था, लेकिन उसने अबव द स्टैंडर्ड काम किया तो उसको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 120%, तो टोटल उसको लगभग 800 के आसपास मिलेगा। सेम एंथोनी ने भी ऐसा ही किया है, एंथोनी ने भी अबव द स्टैंडर्ड काम किया, तो 126 यूनिट्स उसने बनाई है, एक यूनिट के 6 रुपीज, अबव स्टैंडर्ड होने की वजह से 120%, 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमने पीस रेट निकाली है, तो पीस रेट निकालने के लिए टोटल पेमेंट इतना किया है और नंबर ऑफ यूनिट्स उसने इतनी बनाई है, तो एक पीस के इतना मिला है, एक पीस का इतना मिला है, एक पीस का इतना मिला है, ये हमने फाइनल कैलकुलेशन की है। तो एक तरीका तो ये है टेलर्स वाला प्लान। तो टेलर वाला प्लान ये बोलता है अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड से कम काम कर रहा है तो उसको 80% दे दो जितना भी उसका बन रहा है, और अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड से ऊपर निकल रहा है तो उसको 120% दे दो। दूसरा मेथड है मैरिक का। मैरिक ने अबव स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड नहीं बोला, मैरिक ने एक रेंज बनाई है। अगर कोई भी वर्कर 83% तक प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट हो जाएगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा तो उसका पैसा भी नहीं कटेगा। ऊपर तुम देखो टेलर ने 96 इंटू 6 तो उसको मिलना ही चाहिए था ना, 96 इंटू 6 उसको मिलना ही चाहिए था ना, लेकिन टेलर ने उसका 80% यानी 20% काट लिया उसका, क्योंकि वो बिलो स्टैंडर्ड था। मैरिक ये बोल रहा है उसका हम पैसा काटेंगे नहीं, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा बोनस भी नहीं देंगे, ठीक है, अगर कोई भी वर्कर 83% तक परफॉर्म कर रहा है तो। अच्छा, कोई भी वर्कर अगर 83% से 100% तक परफॉर्म कर रहा है तो उसको 10% एक्स्ट्रा यानी 110% ऑफ पीस रेट मिलेगा, और अगर कोई वर्कर मोर देन 100% परफॉर्म कर रहा है तो उसको 120% पीस रेट मिलेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैरिक के प्लान से समझो। तीनों का स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है, तीनों का एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, तीनों वर्कर्स का। अच्छा, फर्स्ट वाला वर्कर, जो फर्स्ट वर्कर है, फर्स्ट वर्कर की एफिशिएंसी है 96%। फर्स्ट वर्कर की एफिशिएंसी है 96%, ठीक है, फर्स्ट वर्कर की एफिशिएंसी है 96%। ये 96% कैसे निकाला? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो फर्स्ट वर्कर की एफिशिएंसी 96% है। अच्छा, 96% एफिशिएंसी होने की वजह से वो इस वाली रेंज में आ रहा है, 83 से 100% वाली रेंज में आ रहा है, तो उसको 110% ऑफ पीस रेट मिलेगा। तो एक पीस की वैल्यू है 6 रुपीज, तो उसको मिलेगा 96 इंटू 6 इंटू 110%। एक पीस की वैल्यू है 6 रुपीज, तो उसको मिलेगा 96 इंटू 6 और उसका भी 110%। बाकी दोनों वर्कर्स अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो दोनों वर्कर्स ने 100% से ऊपर काम किया, और अगर कोई भी वर्कर 100% से ऊपर काम करता है तो मैरिक का प्लान यह बोलता है कि उसको 120% पेमेंट किया जाएगा। यहां पर देख लो 120% उसका पेमेंट होगा, ठीक है। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग 120% हम पेमेंट कर देंगे सेकंड और थर्ड वर्कर का, ठीक है, सेकंड और थर्ड वर्कर का 120% पेमेंट हो जाएगा। तो उनको पेमेंट मिल रहा है 111 इंटू 6। 111 से क्यों? क्योंकि उसने प्रोड्यूस 111 यूनिट्स की है, ठीक है। तो ये मैरिक का प्लान हो गया। गेंट का प्लान ये बोलता है कि अगर वर्कर ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है तो उसको टाइम रेट दी जाएगी। ध्यान से समझना ये चीज, ये वाली प्रॉब्लम। बाकी दोनों मेथड पीस रेट के बारे में बात कर रहे हैं। टेलर भी पीस रेट को फॉलो कर रहा है, मैरिक भी पीस रेट को फॉलो कर रहा है। गेंट वाला जो मेथड है ना, वो टाइम रेट को फॉलो करता है। तो टाइम रेट, तो अगर किसी वर्कर ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है, तो हमने ये पढ़ा था कि अमर ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है, बाकी दोनों वर्कर ने अबव द स्टैंडर्ड काम किया है। तो अगर किसी वर्कर ने बिलो द स्टैंडर्ड काम किया है तो उसको फिक्स टाइम रेट दिया जाएगा। अगर किसी वर्कर ने 100% स्टैंडर्ड पर काम किया है तो उसको 120% टाइम रेट दिया जाएगा। और अगर किसी वर्कर ने अबव स्टैंडर्ड काम किया है तो उसको जितना भी आउटपुट उसने दिया है ना, उसका हाई पीस रेट दिया जाएगा। अच्छा, तो गैंट चार्ट के लिए तुम्हें दो वैल्यू चाहिए, एक तो टाइम रेट चाहिए और एक हाई पीस रेट चाहिए। तो देखो हाई पीस रेट तो ये क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, हाई पीस रेट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हाई पीस कब मिलेगा? हाई पीस मिलेगा जब हम अबव द स्टैंडर्ड जाएंगे। तो यहां पर देखो ये वाला बंदा अबव द स्टैंडर्ड है तो इसको हाई पीस रेट मिल जाएगा, सिंपल।
ये वाला बंदा भी अबव द स्टैंडर्ड है, इसको हाई पीस रेट मिल जाएगा। अगर जैसे फर्स्ट वाला जो वर्कर है वो बिलो द स्टैंडर्ड है, उस केस में उसको क्या मिलेगा, फिक्स टाइम रेट। और क्वेश्चन में हमें फिक्स टाइम रेट देखो ये दिया हुआ है, गारंटीड रेट पर आवर। ये आर का मतलब टाइम की रेट है, कितना मिलेगा 10 रुपीज पर आवर। इसने कितने घंटे काम किया है, तीनों वर्कर से 40 घंटे काम किया है ना, तो फर्स्ट वाले वर्कर ने भी 40 घंटे काम किया है, तो इसको 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से 400 रुपीज का पेमेंट हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास 3 मेथड हो गए, ये तीनों मेथड वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रीमियम या बोनस प्लान चलते हैं। यहां पर हमारे पास में 4 मेथड काम आने वाले हैं, जिसमें बार्थ का मेथड बहुत ही रेयरली काम आता है। सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किए जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में, एक तो है वो हाल से, एक है हाल से बेयर, और एक है रोवंस का प्रीमियम प्लान। बार्थ का भी प्रीमियम प्लान है, लेकिन उसको कम ही यूज किया जाता है। ये प्लान ये बोलते हैं कि जितना टाइम हमने काम किया उतने का तो हमें पेमेंट मिल जाएगा, जितना टाइम हमें काम किया है उतने टाइम का तो हमें पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। प्लस जितना टाइम हमने सेव किया है उसका हमें अलग से बोनस मिलेगा। तो हाल से ये बोलता है कि जितना टाइम हमने सेव किया है, टीएस का मतलब यहां पर टाइम सेव है, उसका 50% हमें बोनस मिलेगा। हाल से वीआर ने ये बोला है कि जितना टाइम हमने सेव किया उसका 1/3 यानी 33.33% हमें बोनस मिलेगा। रोवन ये बोलता है जितना टाइम हमने सेव किया है, परसेंट टाइम के बारे में बात करता है ये, ठीक है। ये टोटल टाइम के बारे में बात नहीं करता कि टोटल टाइम हमने कितना सेव किया है, ये बात करता है परसेंट टाइम हमने कितना सेव किया। जितना परसेंट टाइम हमने सेव किया है उसका हमें बोनस मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और बार्थ का जो प्लान है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन वाला प्लान है, ठीक है। फॉर्मूले यहां पर सामने है, फॉर्मूले यहां पर अगर तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना फॉर्मूले वगैरह। अच्छा, जैसे हम एक क्वेश्चन यहां पर इसका भी कर लेते हैं, इन चारों प्लान्स का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यही वाला देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 23। अच्छा, टाइम अलाउड है, हमें कितना टाइम दिया गया है जॉब को कंप्लीट करने के लिए, 48 आवर्स। वर्कर ने उस जॉब को कितना टाइम में कंप्लीट कर दिया है, 40 आवर्स में। यानी टाइम अलाउड कितना था, 48। टाइम टेकन कितना है, 40 आवर्स। तो उसने कितना टाइम सेव किया वर्कर ने, हमारे 8 आवर्स सेव कर लिए वर्कर से। पर आवर का हम 15 रुपीज पे कर रहे थे, तो ये हमारी रेट आ गई 15 रुपीज पर आवर। तो हालसे के प्लान के अकॉर्डिंग देखो, हालसे का फॉर्मूला ये चलता है हमारे पास में, ये हालसे का फॉर्मूला है। कितना टाइम हमने काम किया है, 40, एक आवर के 15 रुपीज, तो हमें मिल गए 600 रुपीज। कितना टाइम हमने सेव किया है, 8 आवर्स, हमें मिलने कितने चाहिए थे, 15 रुपीज उसके भी मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें उसका 50% बोनस मिल गया। तो हमें टोटल पेमेंट जो किया गया है ना, वो 660 का किया गया। हाल से वेयर में ये 50% की जगह 33.33% आ जाएगा, तो टोटल बोनस 640 का हो जाएगा। यानी बोनस हो जाएगा 40 का, 600 हमारे काम का पेमेंट हो जाएगा, तो टोटल पेमेंट हो जाएगा 640 का। अच्छा, रोवन का प्लान समझना। रोवन का प्लान स्टार्टिंग वाले में तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कितने घंटे उसने काम किया है, 40 घंटे उसने काम किया है, इंटू 15, 600 रुपए का पेमेंट तो ये हो गया। अच्छा, उसने 8 आवर्स सेव किए हैं आउट ऑफ 48 आवर्स। 8 आवर्स सेव किए हैं आउट ऑफ 48 आवर्स। तो उसने जितना टाइम सेव किया है, टोटल पेमेंट जितना उसको हुआ है ना, टोटल पेमेंट जितना हुआ है, टोटल पेमेंट 600 का हुआ है। 600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16.66% से, तो वो आ जाएगा 100 रुपीज, और उसका हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा। बार्थ वाला प्लान सिंपल है, रेट कितनी गिवन है, 15 रुपीज, टाइम अलाउड कितना गिवन है, 40, टाइम टेकन कितना है, 48, 40, तो इसको बस रूट वगैरह करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है इसमें, तो इसका आंसर आ गया हमारा। तो ये सिंपल है, रोवन, हाल से बियर, और बार्थ कभी कभी पूछ लेता है वो बार्थ का प्लान भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर इसके बाद में इस प्लान को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जैसे इलस्ट्रेशन है, तो 26 में क्या बोला है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, 3 ऑपरेशंस, 3 ऑपरेटर्स है ABC अंडर। देखो, एक तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग करनी है। रोवन प्लान याद दिला देता हूं, यहां पर हम परसेंटेज निकालते हैं टाइम सेव और टाइम अलाउड के बीच में, ठीक है। उसके अलावा एक हमें हाल से प्लान को यूज करना है, हाल से वियर वाले प्लान को यूज नहीं करना। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, 1 डजन यानी 12 यूनिट्स बनाने में 50 आवर्स लगते हैं, और वेजेस है 1 रुपीज पर आवर, ठीक है। ये हमारी टाइम रेट हो गई, ये हमारी टाइम रेट हो गई, ये हमारा टाइम अलाउड हो गया,
ठीक है, तीनों वर्कर्स का टाइम टेकन दिया हुआ है, सिर्फ टी दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, जैसे कि टाइम अलाउड है 50, तो फर्स्ट वाले वर्कर ने कितना टाइम सेव किया है, 5 आवर सेव किए हैं, सेकंड वाले वर्कर्स ने 10 आवर सेव किए हैं, थर्ड वाले वर्कर्स ने 20 आवर सेव किए हैं। तो फॉर्मूला यूज करो और फॉर्मूला यूज करके तीनों वर्कर्स के लिए वैल्यू निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बाकी सब बस इस क्वेश्चन को देख लो, चलो इस क्वेश्चन को देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 40 देख लो थोड़ा सा, इसमें बस कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी है वैसा ही क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, फैक्ट्री बोनस टू वर्कर्स इज पेड अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान। रोवन का प्लान कौन सा है, वो टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड वाला परसेंटेज निकालते हैं, जिसमें हम टाइम अलाउड गिवन है 40 आवर्स, टाइम रेट गिवन है 1.25 पर आवर, ओवरहेड गिवन है, फैक्ट्री के ओवरहेड गिवन है हमें 50 पैसे पर आवर। ठीक है, कितना टाइम हमने लिया है उस जॉब को कंप्लीट करने में, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, हमें इस क्वेश्चन में टाइम टेकन गिवन नहीं है, कितना टाइम हमें लगा है जॉब को कंप्लीट करने में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि फैक्ट्री कॉस्ट हमारी जो लग रही है ना, फैक्ट्री कॉस्ट है 186.875, जिसमें मटेरियल लग रहा है 100 रुपए का। ठीक है, अच्छा अगर तुम ध्यान से समझो तो फैक्ट्री कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं ना कॉस्ट शीट में भी, तो फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम हम प्राइम कॉस्ट लेते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे, यहां पर 3 फंक्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले देखो हमें ये वाली कैलकुलेशन करनी है, ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, फैक्ट्री कॉस्ट 161.875 हमने यहां पे लिख लिया, डायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड देखो क्या दिया हुआ है, 50 पैसे हमने कितना टाइम लगाया है, तो 50 पैसे और हमने जो टाइम लगाया है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.5 टी बोल दिया इसको फैक्ट्री ओवरहेड को। एक लास्ट में हमने लेबर को कितना पेमेंट किया है, लेबर की अर्निंग कितनी है, तो लेबर की अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए हमने रोवन प्लान को यूज किया। तो रोवन प्लान में हमें टी की वैल्यू पता नहीं है, तो जहां पर भी टी की वैल्यू पता नहीं है हमने उसको टी से लिखा है, यहां पर टी से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि देखो टी इंटू 1.25, फिर टी इंटू 1.25, टाइम सेव कितना है 40 माइनस टी अपॉन 40। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो ये हमारी लेबर की अर्निंग आ गई। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हमारी लेबर की अर्निंग आ गई, ये भी हमने यहां पर फिल कर दिया। अच्छा फाइनली इसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 100 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा। एक मिनट रुको, हाँ कभी कभी तो ये काम नहीं करता। अच्छा फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 100 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा फर्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा 61.875। ठीक है, ये 100 अपनी साइड चेंज करके इधर आ गया 61.875। इधर मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से ये न्यूमरेटर तो सेम ही हो जाएगा, ये 40 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, और बाद में ये 40 भी अपना क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर शो कर रखा है, उसके बाद बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने यहाँ पर, तो टाइम टेकन आ गया 66 और 30। ठीक है, अच्छा 66 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें अलाउड ही 40 आवर्स था, हमें टाइम अलाउड ही 40 आवर्स था, तो हमारा टाइम टेकन 30 आवर्स हम मानेंगे यहां पर। अच्छा टाइम टेकन की वैल्यू निकल गई, और टाइम टेकन की वैल्यू निकलने के बाद में इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना था कि टाइम टेकन कितना रहा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सेम ही है ये तो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है।
अच्छा नेक्स्ट है, एक और मेथड चल रहा है यहाँ पर। तो हमें ये जो बोनस वाला प्लान था, हाल से भी रोवन, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं लेबर टर्नओवर रेशो। लेबर टर्नओवर रेशो में 4 फॉर्मूले चलते हैं। एडिशन का फॉर्मूला अलग होता है अगर लेबर ऐड होती है तो, ठीक है। अगर हम लेबर को ऐड करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला चलता है। अगर हमारे यहाँ से लेबर छोड़कर चली जाती है तो ये वाला फॉर्मूला चलता है। अगर हमारे यहाँ से जो लेबर छोड़कर जाती है उनको फिल करने के लिए कोई और दूसरी लेबर आती है तो रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला चलता है। और फ्लक्स मेथड में एडिशन और सेपरेशन दोनों एक साथ कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर तुम फॉर्मूले में देखोगे ना तो एडिशन मेथड में ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एडिशन, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एडिशन और सेपरेशन का एवरेज। डिनोमिनेटर देखोगे, डिनोमिनेटर सबका सेम है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करनी है, और लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए सारे मेथड यूज करने हैं हमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करनी है, और लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए जितने भी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं सारे मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं देखो इसमें है ना, एडिशन मेथड यूज नहीं कर सकते। एडिशन मेथड इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि हमने कितनी नई लेबर हायर की है यहाँ पर, ठीक है। हमने कितनी नई लेबर हायर की है इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं दिया हुआ। हमें यह पता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 150 एम्प्लॉइज थे और एंड में हमारे पास 200 एम्प्लॉइज थे। कितनी नई लेबर हायर की है इसको कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। वो एडिशन के लिए स्पेसिफिकली देगा, एडिशन के लिए स्पेसिफिकली वहां पर लिखा होगा कितना एडिशन हमने किया है। हम देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें एडिशन वाला डेटा दिया हुआ हो। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो इस क्वेश्चन में हम एडिशन को यूज नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर सेपरेशन। सेपरेशन मेथड फॉर्मूला चलता है। देखो सेपरेशन कैसे, कितने एम्प्लॉय ने रिजाइन किया, 20 ने, और हमने कितने एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया मतलब निकाल दिया काम से, 25। तो टोटल मिलकर कितने हो गए, टोटल सेपरेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने वाले एम्प्लॉय कितने हो गए, 25। एवरेज वर्कर निकालने का तरीका होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो एवरेज हो गया 175, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 तो एवरेज हो गया 175। तो ओपनिंग ये है बिगिनिंग, एंड ये है क्लोजिंग। अच्छा नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट वाले वर्कर्स देखो यहां पर गिवन है एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यू टू रेजिग्नेशन एंड डिस्चार्ज 20, तो हमने 20 अपॉन 175 कर दिया, तो हमारा यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अच्छा और कोई मेथड, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में सब चीजें हैं, यहां पर इस इलस्ट्रेशन में सारी चीजें हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द October 21 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, ठीक है। लेबर फोर्स एट द बिगनिंग, देखो ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करोगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट वाइल 40 पीपल वर डिस्चार्ज्ड, तो कितने हमारे सेपरेट हो गए, सेपरेट कितने हो गए, 65 वर्कर्स हमारे सेपरेट हो गए। 25 वर्कर्स हमें छोड़कर चले गए, बाकी 40 वर्कर्स को हमने निकाल दिया, तो सेपरेशन कितने वर्कर्स का हो गया, 65 का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 280 वर्कर्स वर एंगेज आउट ऑफ ओनली 30 वर्कर्स वैकेंसी क्रिएट हुई है वर्कर्स के सेपरेट होने की वजह से, यानी जो वर्कर छोड़कर गए हैं उनको हमने 30 वर्कर से फिल किया है, तो ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट, ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट। और 280 वर्कर्स हमने नए हायर किए थे। एंगेज आउट का मतलब है हमने रिक्रूट किए थे। 280 वर्कर्स हमने नए रिक्रूट किए थे, जिसमें से 30 वर्कर्स वो वाले थे जो हमारी पोजीशन छोड़कर गए थे ना, उनको फिल करने के काम में आए। तो बस फॉर्मूले में सारे वैल्यू रख दो। एडिशन का फॉर्मूला होता है एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ वर्कर्स। सेपरेशन में फॉर्मूला होता है सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स। रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला होता है रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स। और इसमें फॉर्मूला होता है एडिशन प्लस सेपरेशन अपॉन 2 डिवाइड बाय एवरेज वर्कर्स फ्लक्स में। यहां पर ये सारे यूज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है।
और बाकी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो, ये वाला क्वेश्चन और देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बंगाल लिमिटेड सप्लाई यू द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द वीक एंडिंग 16 मार्च। दो वर्कर्स हैं, मदन एंड गगन, ठीक है। मदन को कितना काम मिला है 1500 यूनिट्स बनाने का, और इसको मिला है 3168 यूनिट्स बनाने का। अच्छा, एक डजन मतलब 12 यूनिट्स बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं। अगर 12 यूनिट्स बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं तो एक यूनिट बनाने में 2.5 मिनट्स लगेंगे। 30 यूनिट्स बनाने में 12 मिनट्स लगते हैं, तो एक यूनिट बनाने में 2.5 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, इसको लगते हैं 2.5 घंटे एक ग्रॉस बनाने में। ग्रॉस का मतलब होता है 12 डजन, एक ग्रॉस में 12 डजन यूनिट्स होती है, एक ग्रॉस में 12 डजन यूनिट्स होती है, और 12 डजन का मतलब 144 यूनिट्स। तो अगर इसको 2.5 आवर्स लगते हैं 144 यूनिट्स बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में 1.04 मिनट्स लग जाएंगे इसको। अच्छा, वैसे लिखा हुआ भी है 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144। जितना वो आउटपुट दे रहे हैं ना, उसमें से कुछ आउटपुट इसका रिजेक्ट हो जाता है, कुछ आउटपुट इसका रिजेक्ट हो जाता है। दोनों की आवरली वेजेस भी गिवन है 50-80, दोनों ने कितने कितने घंटे काम किया है 54-48, दोनों का ये गिवन है। आगे ये बोल रहा है, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बोनस इज पेड एट 2/3 ऑफ द बेसिक रेट। जितना भी हमने काम किया है ना, जितना भी टाइम हमने काम किया है उसका 2/3 हमें बोनस मिलेगा, ठीक है। और जितना भी आउटपुट विदाउट डिडक्शन, जो हमने रिजेक्ट हो गया वो भी आउटपुट यहां पर इंक्लूड किया जाएगा, विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट है ना, वो भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। अलाउड कितना टाइम था, 42 आवर्स हमें अलाउड था काम करना, हमारे पास इतना टाइम था, हमने उससे ज्यादा काम कर लिया, ठीक है। हमारे को दिया था कि आप 42 आवर्स काम करो, लेकिन हमने 54-48 आवर्स काम कर लिया। तो पहले 6 आवर्स हमने जब ओवर टाइम किया तो हमें +1/4 पेमेंट किया जाएगा। +1/4 का मतलब है कि 100% तो दिया जाएगा ही जाएगा, 1/4 का मतलब 25% एक्स्ट्रा, यानी टोटल पेमेंट होगा हमारा ओवर टाइम का 125%। फर्स्ट 6 आवर्स का, नेक्स्ट 6 आवर्स का 150% हमें पेमेंट मिलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है। तो देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, अवेलेबल टाइम हमारे पास में इतना था, एक्चुअल हमने इतनी इतनी देर काम किया, ओवर टाइम इसने 12 घंटे किए, इसने 6 घंटे किए, ठीक है। दोनों का ये क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, दोनों का ओवर टाइम का डेटा दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने में 2.5 मिनट्स लगते हैं, एक यूनिट बनाने में 2.5 मिनट्स लगते हैं, तो 1500 यूनिट्स बनाने में इतने घंटे लगे। लेकिन उसने अपना काम कितनी देर में कंप्लीट कर लिया, 54 आवर्स में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया ना, तो उसने 8.5 आवर्स ऑर्गेनाइजेशन के सेव किए। अच्छा, दूसरे वाले वर्कर का हमने 1.04 निकाला था, उसने यूनिट्स बनाई 3168। क्वेश्चन में यहां पे देखो उसने 3168 यूनिट्स बनाई। हम सारी की सारी यूनिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था कि जो भी रिजेक्टेड आउटपुट है हमें उसको डिडक्ट नहीं करना है। और एक यूनिट बनाने में 1.04, टोटल इतना, यानी उसको टाइम लगना चाहिए था 54.9 आवर्स, लेकिन उसको एक्चुअली में 48 आवर्स लगे, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन के 6.9 आवर्स सेव कर लिए। अब देखो 42 आवर्स की तो उसको बेसिक वेज मिल जाएगी, दोनों की 50 और 80 रुपीज के हिसाब से। बोनस मिलेगा, उन्होंने 8.5 आवर्स जो सेव किया ना, उसका 2/3 उनको बोनस मिल जाएगा। इसने भी 80 रुपीज का 2/3 इसको बोनस मिल जाएगा क्योंकि इसने 6.9 आवर्स सेव किए यहां पर। और ओवर टाइम का अलग से पेमेंट मिलेगा। देखो मदन ने 12 आवर्स का ओवर टाइम किया, तो उसके 6 आवर्स का तो 125% मिल जाएगा और 6 आवर्स का 150% मिलेगा। गगन ने 6 आवर्स ही ओवर टाइम किया, तो इसको 6 आवर्स का 125% मिल जाएगा। ऐड कर दोगे तो दोनों की टोटल वेजेस आ जाएगी, ऐड कर दोगे यहां पर, दोनों की टोटल वेजेस हो जाएगी कैलकुलेट।
हाँ, कितना लैग होता है कई बार तो। ठीक है, ऐड कर दोगे यहाँ पर टोटल वेजेस कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अच्छा फाइनली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल रहा है कि एक तो हमें टोटल वेजेस इसने बनाई है 1500 यूनिट, आउटपुट दिया है इसने 1500 यूनिट का, इससे 15, ये फिर से काम करना बंद कर, इससे 1500 यूनिट का आउटपुट दिया है, तो टोटल आउटपुट के बेस पर इसने 3168 यूनिट्स का आउटपुट दिया है, तो 3168 आउटपुट यूनिट के बेस पर। अच्छा नेक्स्ट सेलेबल आउटपुट, सेलेबल आउटपुट का मतलब है 1500 में से उसकी 400 यूनिट्स रिजेक्ट हो गई थी, तो 1100 यूनिट्स ही बची जो सेल कर सकता था, इसकी भी कुछ यूनिट्स रिजेक्ट हो गई थी, तो 2600 यूनिट्स बची जो वो सेल कर सकता था, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2-3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ये भी सेम ही है, सब कुछ सेम ही है ये वाला। तो यहाँ पर ये 2-4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एम्प्लॉय कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड्स। 35 लाख की गाड़ी है और 25% स्ट्रेट लाइन लग रहा है उसमें, तो 35 लाख का 25% हो गया ना। एक मिनट रुको रुको रहने दो। 35 लाख का 25%, और ये तो एक साल का हो गया, डिवाइड बाय 12, 73,000 तो फिर भी कर सकते हो। इसने कितना कर रखा है? 73,000 ही हो गया, इससे 3,000 ज्यादा कर रखा है। और ये वाला ऐसे करेंगे ना, हर कोई 3 सिटी में जा रहा है तो पैसेंजर किलोमीटर तो अलग और उसके बाद किलोमीटर अलग निकालेंगे डीजल ऑयल के लिए अलग, क्योंकि डीजल ऑयल किलोमीटर के हिसाब से लगता है, उसमें पैसेंजर का कोई लेना देना नहीं है। कितना किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी चल रही है, मान लो तुम है ना अपनी एक्टिवा पे तुम बाइक लेकर आते हो, तुम बाइक पर अकेले आते हो और तुम्हारे साथ एक और जना बैठ कर आता है, तुम एक हो या दो हो, पेट्रोल तो उतना ही लगेगा ना। तो 1-2 से फर्क, यानी पैसेंजर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना किलोमीटर रनिंग हो रही है उससे फर्क पड़ रहा। बाइक पे 5-6 जने बैठते हैं, 5-6 जने नहीं बैठते बाइक पे, इतना भी मत करो, तो भी पेट्रोल उतना ही लगेगा, पेट्रोल उतना ही लगेगा ना, पेट्रोल उतना ही लगेगा, उतना ही लगेगा पेट्रोल। भारी चलने से, भारी चलने पे इंजन पे फर्क पड़ता है, इंजन ऑयल खत्म होता है जल्दी उसमें, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पेट्रोल तो उतना ही लगेगा। तुम कार में 4 जने बैठ के जाओ, 6 जने बैठ के जाओ, पेट्रोल तो उतना ही लगेगा। कहीं दूर शादी में जाते हो तो 6-6, 7-7 लोग बिठा लेते हो ना कार के अंदर, तो पेट्रोल तो उतना ही लगता है। कोई अकेला भी बैठ के जाएगा तो पेट्रोल उतना ही लगेगा। इंजन पर इंपैक्ट पड़ता है, इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर ज्यादा लोगों को खींचने में, उस पर इंपैक्ट पड़ता है। फिर वो तुम देखना, वो गाड़ी को वो दबा के रखते हैं एकदम, उसका एक्सीलरेटर है, वो तो अलग चीज है ना, वो तो गाड़ी का वेट कैरिंग वाली बात है, कैरिंग कैपेसिटी।